स्टूडेंट्स, देखिए इस वीडियो में हम माउथ से आगे जो फूड की मूवमेंट रहती है और किन किन ऑर्गन से होके वो निकलता है और फूड किस तरह से डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है, हम ये सब पढ़ेंगे। तो देखिए माउथ कैविटी में हमने क्या पढ़ा था, टीथ के, टंग के और सलाइवा के वर्क के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे ईसोफेगस के बारे में, जो कि माउथ से जो फूड च्यू हो जाता है उसको ले जाती है स्टमक तक। तो ये फूड पाइप भी बोली जाती है और ईसोफेगस भी इसे बोलते हैं, जो कि नेक से लेके चेस्ट तक होती है और फिर ये जाके खुलती है स्टमक के अंदर। और जब इसमें से फूड जो है वो मूव करके स्टमक में जाता है तो वो बार बार कॉन्ट्रैक्ट होती है और रिलैक्स होती है। मतलब जो ईसोफेगस की जो मसल्स हैं वो बार बार कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और रिलैक्स होती हैं, जिसकी हेल्प से फूड इजीली स्टमक तक पहुंच जाता है। तो ये मूवमेंट जो होती है बार बार कॉन्ट्रैक्ट होने की और रिलैक्स होने की, इस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये मूवमेंट पूरी एलिमेंट्री कैनल में चलती है, जिसकी हेल्प से फूड आगे की तरफ बढ़ता है। ईसोफेगस के जस्ट पास ही विंड पाइप भी होती है। और हम अगर नोटिस करें अच्छे से तो ये हमने नोटिस भी किया होगा कि हमारी नोज़ और माउथ आपस में एक जगह पे कनेक्टेड है, जिस जगह को हम फेरिंग्स बोलते हैं। फिर फेरिंग्स के बाद से जो पाइप हैं वो दोनों अलग अलग हो जाती हैं। एक विंड पाइप होती है जो लंग्स की तरफ जाती है और एक फूड पाइप होती है जो स्टमक में जाती है। और दोनों ही के जो पाथ हैं उन्हें कंट्रोल करता है, ये इनसाइड में दिया है। एक फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको एपिग्लॉटिस बोलते हैं। इसका काम रहता है जो फूड है और जो विंड है उसको प्रॉपर जो उसके पाथ हैं उन तक भेजना। ये एक तरह से पुलिसमैन की तरह वर्क करता है, जो कि एयर को और फूड को प्रॉपर जो उसकी पाइप्स हैं उनमें डायरेक्ट करता है और कंट्रोल करता है। और इसका जो फंक्शन है वो बहुत मेन है, जिससे कि एयर जो जिस पाइप में जाती है, विंड पाइप में, उसमें फूड की एंट्री को रोकता है, जिससे कि प्रॉब्लम ना हो। देखिए ईसोफेगस से फूड निकल के पहुंचता है स्टमक तक। स्टमक एक जे शेप्ड मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि रिब्स के जस्ट नीचे एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में होता है। स्टमक के अंदर फूड की चर्निंग होती है। ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ फूड पर। फूड कुछ फ्यू मिनट्स के लिए या फ्यू आवर्स के लिए स्टमक में रुकता है। इसमें स्टमक जो है उसके वॉल्स पर ग्लैंड्स लगी रहती हैं, जिनके अंदर से कई सारे सेक्रेशंस निकलते हैं। और इन सेक्रेशंस को जो पूरा इनका कलेक्टिव जो इसका नाम है वो है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, तीन सेक्रेशंस रहते हैं: प्रोटीन, डाइजेस्टिक एंजाइम्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस। प्रोटीन डाइजेस्टिक एंजाइम प्रोटीन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड में प्रेजेंट बैक्टीरिया को मारता है और फूड को एसिडिक मीडियम देता है, जिससे उस पर जो प्रोटीन डाइजेस्टिक एंजाइम्स हैं वो वर्क कर सकें। और म्यूकस स्टमक वॉल को एसिड से प्रोटेक्ट करने के लिए निकलता है। जब पेट में एसिडिक सेक्रेशन ज़्यादा होता है, उसकी वजह से स्टमक लाइनिंग में छोटे छोटे घाव हो जाते हैं, लेसेंस जिनको बोलते हैं, छोटे छोटे जो घाव हो जाते हैं, और जिसको ही पेप्टिक अल्सर बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट है फूड स्टमक से पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसके अंदर फूड थोड़े मतलब मूवमेंट उसकी होती रहती है उस स्मॉल इंटेस्टाइन में से, और उसी के साथ साथ फूड का डाइजेशन भी होता रहता है। मोस्टली जो डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में होता है, और जिसे ड्यूडेनम बोला जाता है, जो कि मेन पोर्शन है जहाँ पे फूड का डाइजेशन होता है। यहाँ पे फूड के अंदर दो सेक्रेशन मिक्स होते हैं, एक लिवर से और एक पैनक्रियास से। लिवर एक ग्लैंड है जिसकी पोजीशन मैंने आपको डाइजेस्टिव एंजाइम्स में दिखाई थी, जो डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने बताया था। डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने आपको लिवर की पोजीशन और गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास के बारे में बताया था। देखिए इसमें लिवर शो हो रहा है, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास।
लिवर जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे बड़ी ग्लैंड होती है और इसमें से जो जूस निकलता है बाइल जूस वो थोड़े टाइम के लिए गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और फिर ये जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड के अंदर जाके मिल जाता है और फिर फूड को सिंपल करता है थोड़ा सा। और फूड जो है उसके अंदर एक तो एल्कलाइन मीडियम फूड को देता है और एक उसमें प्रेजेंट जो फैट है उसको ब्रेक करता है। नेक्स्ट है इसमें पेनक्रियाज का जो वर्क है वो, तो पेनक्रियाज जो है वो उसके अंदर से निकलता है पेनक्रिएटिक जूस जिसके अंदर इस टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स जो हैं उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फिर इंटेस्टाइन की जो वॉल है उस पर ख़ुद की ग्लैंड्स रहती हैं जो कि इंटेस्टिनल जूस को सिक्रेट करती हैं, उसके अंदर भी एंजाइम्स रहते हैं जो कि फूड को कम्प्लीटली डाइजेस्ट कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट को बिल्कुल सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट को वो कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में, प्रोटीन को कन्वर्ट करते हैं एमिनो एसिड में और फैट को कन्वर्ट करते हैं फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल में। जब ये डाइजेस्टेड फूड जो है वो बिल्कुल सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से ही वो ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे लोअर पोर्शन रहता है उसमें से एब्जॉर्प्शन होता है। जो इंटेस्टाइन की वॉल है उसमें बहुत छोटी छोटी विली फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको विली बोलते हैं और जो कि सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का और वो फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं जिससे जल्दी जल्दी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएं। और हर एक जो विलस है उसमें उसके पीछे ब्लड कैपिलरीज लगी रहती हैं जो कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करके डायरेक्टली ब्लड में मिक्स करती हैं और उसके बाद वो ब्लड अलग अलग सेल्स में उस फूड को ले जाता है और फिर बॉडी सेल्स उसका यूज़ करती हैं अपनी ग्रोथ में और जो भी उनके अंदर मेंटेनेंस वर्क होता है या जो भी उन्हें और अदर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जिस तरह से मतलब कुछ भी उन्हें अगर और बनाना है आगे तो वो उस चीज़ में उसकी यूज़ कर लेती हैं। नेक्स्ट वर्क है लार्ज इंटेस्टाइन का जिसमें जो फूड एब्जॉर्ब हो चुका है उस फूड में अब सिर्फ वाटर और कुछ मिनरल्स रह जाते हैं। तो इस अनडाइजेस्टेड फूड में से जो बचा है उसमें से लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती है वाटर और यूज़फुल मिनरल्स को और बाकी जो फूड बचता है वो एज फेसेस स्टोर होता है रेक्टम में थोड़े टाइम के लिए और एनस से वो टाइम टू टाइम बाहर निकलता रहता है बॉडी से। साइड में एक येलो कलर का बॉक्स दिया है जिसके अंदर बताया है कि किस तरह से स्टडी की गई थी जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं फूड पर, उसकी स्टडी किस तरह से की गई थी ये आपको बताया है, ये आपको पढ़ना है। अब देखिए न्यूट्रिशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ग्रास ईटिंग एनिमल्स में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है, तो जितने भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं वो हाफ डाइजेस्टेड फूड को दोबारा चबाते हैं, इसीलिए उन्हें रूमिनेंट्स बोला जाता है। ये रूमिनेंट्स जो हैं वो जो फूड उन्होंने निगल लिया है उसको दोबारा मुंह में वापस लेकर आते हैं और फिर उसे चबाते हैं, उसके बाद वो उसे दोबारा खाते हैं। तो जितने भी रूमिनेंट्स हैं वो सारे हर्बीवोर्स होते हैं क्योंकि वो ग्रास खाते हैं और ग्रास के अंदर सेलुलोज होता है जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है डाइजेस्ट करने में। बहुत सारे एनिमल्स और इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए जो हर्बीवोर्स हैं जिनको रूमिनेंट्स बोला जाता है वो कुछ स्पेशल उनके अंदर होता है जो कि बताया जा रहा है इसमें। देखिए सबसे पहले इनके अंदर एक तो इनके पावरफुल जॉ मसल्स होती हैं और इनके दांत बहुत बड़े बड़े होते हैं जिससे वो इजीली ग्रास को इजीली च्यू कर सकें ग्रास को। रूमिनेंट्स के अंदर जो इनका स्टमक है वो बहुत यूनिक होता है क्योंकि उसमें 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं, र्यूमिन, रेटिकुलम, ओमेसम और एबोमेसम। तो ये क्या करते हैं, हाफ च्यूड ग्रास को जब ये निकलते हैं तो फर्स्ट वो माउथ से जाता है र्यूमिन में। र्यूमिन चारों
कंपार्टमेंट में से सबसे बड़ा कंपार्टमेंट है और इस र्यूमेन के अंदर बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ जो र्यूमेन में प्रेजेंट रहते हैं वो सेलुलोज को थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं। उसके बाद ये फूड जो है, जो कि अभी आधा डाइजेस्ट हो पाया है, ये सेकंड मस्कुलर चैम्बर में जाता है जिसको रेटिकुलम बोलते हैं। रेटिकुलम से ये दोबारा मुंह में वापस लौट के आता है, उसे हम कड बोलते हैं, और फिर वो वहाँ पे मुंह में आके दोबारा उस फूड को, उस कड को दोबारा जो रूमिनेंट्स हैं वो दोबारा उसे चबाते हैं। इस एक्शन को रूमिनेटिंग बोलते हैं। इसके बाद जो दोबारा चबाया हुआ मैटर है वो दोबारा निगला जाता है, फिर वो दोनों चैम्बर जो स्टार्टिंग में आते हैं उन्हें पास करने के बाद ओमेसम में पहुंचता है। वहाँ पे फूड और छोटे छोटे पीसेस में टूटता है और जो एक्सेस वाटर है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और फाइनली फोर्थ चैम्बर में फूड एंटर करता है एबोमेसम में, जो कि ट्रू स्टमक है, जहाँ पे एंजाइम्स फूड पे वर्क करते हैं और उसे डाइजेस्ट करते हैं। उसके बाद फूड वैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है और यहाँ से फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो यहाँ तक आपने जो एनिमल्स हैं उनमें किस तरह से फूड का डाइजेशन होता है वो आपने समझ लिया है। आप इस चैप्टर को अच्छे से समझिए, बाकी जो इसकी चैप्टर की वीडियोज़ हैं उन्हें भी अच्छे से स्टडी करिए, अच्छे से समझिए और फिर जिसके जो भी डाउट्स हैं वो मुझसे क्लियर कर लें। थैंक यू।